हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है कनेश का, आप देख रहे लो 91। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे 46 से 50 तक सेक्शन 46 से 50, जो कि बात करते हैं करेक्टर एविडेंस की, कब ये रेलेवेंट होते हैं, कब इरेलेवेंट होते हैं। ठीक है, बेसिक रूल है करेक्टर एविडेंस इरेलेवेंट होता है, बट कुछ एक्सेप्शन है 46 से 50 में, वो देखेंगे कब कब रेलेवेंट होते हैं, वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए एविडेंस के, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको सेम पीपीटी चाहिए, पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन, आई बटन या फिर वीडियो के एंड में हर जगह लिंक होती है। बहुत सारे तरीके के नोट्स होते हैं, डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। करेक्टर एविडेंस बेसिकली होता क्या है, देखो। जो फाउंडेशन है ना 46 से 50 सेक्शन की, वो क्या है, ए पर्सन शुड बी जज्ड फॉर व्हाट ही डिड। ठीक है, ए पर्सन को जज करना चाहिए जो उसने किया है, उससे नहीं जज करना चाहिए कि वो है क्या, वो कौन है। ठीक है, उसकी रेपुटेशन से, उसके डिपोजिशन से नहीं जज करना चाहिए। कोर्ट डिसाइड करता है केस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस, नॉट ऑन वेदर ए पर्सन हैज ए गुड और बैड रेपुटेशन। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो करेक्टर एविडेंस जनरली इरेलेवेंट होते हैं। बहुत बढ़िया है। फिर ये कितने सेक्शन दिए हैं 46 से 50, क्यों दिए हैं भाई, मत देते, बट लॉ इज लॉ, वहाँ पे एक्सेप्शन भी होती है। बट बीएसए की रेट करता है फ्यू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस जो कि दी गई है 46 से 50 में। सारे सेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। उस डिटेल में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए करेक्टर क्या होता है। अब करेक्टर का ही नहीं पता तो क्या ही फायदा। सेक्शन 50 में करेक्टर डिफाइन किया हुआ है और कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, सेपरेटली नहीं डिफाइन किया हुआ है, कोई सेक्शन नहीं है पर्टिकुलरली। सेक्शन 50 की जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें डिफाइन किया हुआ है करेक्टर। करेक्टर बेसिकली क्या होता है, ये दो चीज को इंक्लूड करता है। फर्स्ट है रेप्यूटेशन और दूसरा है डिस्पोजिशन। रेप्यूटेशन मतलब कि व्हाट सोसाइटी थिंक अबाउट ए पर्सन। जैसे कि कोई बंदा है राहुल, उसके लोकेलिटी वाले जहाँ पे वो रहता है, वो लोग क्या कहते हैं कि राहुल एक ऑनेस्ट बंदा है। ठीक है, ऑनेस्ट बंदा है। तो ये क्या हुआ, ये हुई उसकी रेपुटेशन। डिस्पोजिशन एक पर्सन की नेचुरल टेंडेंसी को या फिर टेम्परामेंट को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि राहुल जो है वो काल्म सा है, ठीक है, पीसफुल सा बंदा है। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये उसकी डिस्पोजिशन हुई। समझ में आ, डिस्पोजिशन और रेपुटेशन आगे काम आएगी, ध्यान से पढ़ लो। तो एक्सेप्ट इन सेक्शन 49, सेक्शन 49 को छोड़ के एविडेंस कैन जनरली बी गिवन ओनली अबाउट जनरल रेपुटेशन। जो एविडेंस हो सकते हैं वो जनरली दिए जाते हैं अबाउट जनरल रेपुटेशन, ठीक है, और जनरल डिस्पोजिशन, नॉट अबाउट स्पेसिफिक एक्ट्स। सेक्शन 49 में स्पेसिफिक एक्ट्स के लिए भी आप दे सकते हो, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, पता नहीं क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा इसलिए। तो ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ईजी है, मजा आ जाएगा। ठीक है, मतलब स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे अब हर एक, बिल्कुल जैसे पहले पढ़ते थे। थोड़ा सा डेप्थ में हो गया था क्योंकि सेक्शन वो जब चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 और 2 एविडेंस के थोड़ा डेप्थ में पढ़ना ही जरूरी है। 46, 47, 48 ये वाला सेक्शन जिसकी हम बात करते हैं 50, ये चारों पांचों डेप्थ में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपका। ठीक है, सिविल केस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट, ये सारे कुछ। क्रिमिनल केस में गुड करेक्टर रेलेवेंट होता है। सेक्सुअल ऑफेंस में विक्टिम का करेक्टर, सेक्सुअल हिस्ट्री रेलेवेंट होती है। क्रिमिनल बैड करेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, तो आपको इससे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 52, 53, 53A, 54, 55 ये थे IEA के सेक्शंस। 1 लाइन रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 46 से। सेक्शन 46 क्या कहता है, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट वो इरेलेवेंट होते हैं, पहले ही इरेलेवेंट बोल दिया है। ठीक है, तो सेक्शन 46 ऑफ बीएसए की लैंग्वेज क्या है, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम वो इरेलेवेंट है। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है, इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर फ्रॉम फैक्ट, तो वो रेलेवेंट भी है। ये एक्सेप्शन है इसकी, और बाकी का टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2-3 चीजें है, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ते हैं। सेक्शन 46 एस्टेब्लिश करता है जनरल रूल को फॉर सिविल प्रोसीडिंग, मतलब कि एक पार्टी का करेक्टर होता है ना, वो इरेलेवेंट होता है। ठीक है, उसका कोई मतलब वो रेलेवेंसी उसकी नहीं है। ठीक है, व्हेन यूज्ड टू शो द प्रोबेबली बिहेव्ड इन एलिजेड वे, उस वे में अगर शो किया जाएगा तो वो इरेलेवेंट है। ठीक है, मतलब कोर्ट कंसर्न होते हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस ट्रांजेक्शन, नॉट वेदर द पर्सन इज द टाइप हु वुड डू सच थिंग। ठीक है, कोर्ट यहाँ पे कंसर्न है हुआ क्या था। ठीक है, इन दिस ट्रांजेक्शन, इससे नहीं कि वो पर्सन है क्या, कैसा था, उससे नहीं है, उसके कैरेक्टर से बेसिकली कोर्ट का कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट यहाँ पे अज्यूम नहीं करेगी कि पर्सन डिड समथिंग जस्ट बिकॉज दे हैव ए गुड और बैड कैरेक्टर। जैसे कि एक मान के चलो डिस्प्यूट है कॉन्ट्रैक्ट का, एक डिस्प्यूट है कॉन्ट्रैक्ट का या फिर प्रॉपर्टी का या फिर मनी का या फिर ओनरशिप का। ठीक है, तो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी ये पूछ के कि ये बंदा ऑनेस्ट है या नहीं है। ठीक है, ये पूछ के डिसाइड नहीं करेगी कोर्ट केस को, इंस्टेड कोर्ट पूछेगी कि व्हाट एविडेंस प्रूव द क्लेम। इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसकी एक एक्सेप्शन है, कैरेक्टर कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस सेपरेटली इन सिविल केसेस। ठीक है, कैरेक्टर सेपरेटली इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे सिविल केसेस में, बट इफ पर्सन्स कैरेक्टर इज नेचुरली कम आउट फ्रॉम सम अदर रेलेवेंट फैक्ट, तो कोर्ट उसको कंसिडर कर सकता है। ये वाली एक्सेप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, ये खाली स्लाइड इसीलिए छोड़ी हुई थी। मान के चलो ए इशू करता है,
बी को फ्रॉड के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉड के लिए। ए कहता है बी एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, ए ने शू किया है बी को, ए कहता है बी डिसऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, बेईमान है, तो वो कमिट कर सकता है फ्रॉड को, ठीक है, ऐसा कौन कहता है, ए कहता है। बट ये अलाउ नहीं है, ठीक है, अलाउड नहीं है, क्यों, क्योंकि ए ट्राई कर रहा है प्रूव करने की फ्रॉड को बाई बीज कैरेक्टर, बी के कैरेक्टर से प्रूव कर रहा है वो। बी का कैरेक्टर का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है इररिलेवेंट व्हेन यूज्ड टू शो दे प्रोबेबली बिहेव इन द एलिजेड वे, ठीक है, तो इररिलेवेंट है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे अलाउ क्या होगा, बेसिकली एक्सेप्शन क्या है, ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रायल बी के ईमेल, अकाउंट बुक्स, ठीक है, बुक्स वगैरह, बिजनेस के रिकॉर्ड्स वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली रेलेवेंट है केस से। तो जो डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए गए हैं ना, उनमें दिख रहा है कि बी रिपीटेडली फेक इनवॉइसेस वगैरह बनाता था, फेक इनवॉइसेस बिल वगैरह बनाता था बी रिपीटेडली, बार बार। अब कोर्ट को यहाँ पे पता लगेगा कि हाँ ये बंदा डिसऑनेस्ट है, ठीक है, इन सब चीजों से, तो ये अलाउ है, ये एक्सेप्शन कहती है, ठीक है, ये वाली एक्सेप्शन का ये मतलब है। कैरेक्टर कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस सेपरेटली इन सिविल केसेस, ठीक है, बट इफ द पर्सन कैरेक्टर नेचुरली कम आउट फ्रॉम सम रेलेवेंट फैक्ट या फिर अदर रेलेवेंट फैक्ट, तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगी, इस केस में कोर्ट कंसीडर करेगी, ठीक है, ये अलाउड है क्योंकि बी का कैरेक्टर अपीयर होता है फ्रॉम अदर रेलेवेंट एविडेंसेस, जैसे कि बिल्स, उसके ईमेल्स वगैरह, उसके अकाउंट बुक्स, उसके बिजनेस रिकॉर्ड्स वगैरह, ठीक है, ये नहीं कि भाई किसी ने कह दिया कि बी डिसऑनेस्ट है, उससे नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद यासीन वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम एंड अदर्स। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि एविडेंस ऑफ ए पार्टी जनरल रेपुटेशन फॉर डिसऑनेस्टी इज इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 52 आईईए की, अभी जो 46 हम पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, सिविल डिस्प्यूट में कोर्ट कंसर्न होती है ओनली व्हाट हैपेंड इन दिस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, नॉट विद द पर्सन्स कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर के बारे में कोर्ट कंसर्निंग नहीं है, ठीक है, ये किस केस में कहा था, मोहम्मद यासीन एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद इब्राहिम में, समझ में आया। नेक्स्ट है सेक्शन 47, ये सेक्शन अप्लाई होता है ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल केसेज में प्रीवियस गुड कैरेक्टर जो होता है ना, वो रेलेवेंट होता है, मतलब कि ये क्या कहता है, पहले इसको पढ़ो। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट ए पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ गुड कैरेक्टर, ये रेलेवेंट है, मतलब कि आपने चोरी कर ली है और आपका प्रीवियस गुड कैरेक्टर, यहाँ पे गुड कैरेक्टर की बात की गई है, बैड कैरेक्टर की बात नहीं की गई है, ठीक है, आप तो भाई करते ही रहते हो चोरी, ठीक है, अभी अभी आपने की थी ये वो, ये बाद की बात है, अभी यहाँ पे गुड कैरेक्टर की बात हो रही है। आपने आज चोरी की है, आप मतलब एक्यूज्ड हो, आपको कहा गया है कि यार आपने चोरी किया है, मेरे 20 लाख रुपए उठाए, तो आज से पहले आपकी एज है 34 ईयर्स, ठीक है, तो 34 साल में पहले कभी भी आपने चोरी नहीं की है, ये गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होएगा, ठीक है। अगर एक एक्यूज्ड का गुड कैरेक्टर है तो वो प्रूव कर सकता है इसको कोर्ट के सामने, ठीक है, तो कोर्ट कंसीडर करेगा इसको व्हाइल डिसाइडिंग द गिल्ट, ठीक है। लॉजिक क्या है, ए पर्सन ऑफ एस्टेब्लिश्ड गुड कैरेक्टर इज लेस लाइकली टू हैव कमिटेड ए क्राइम, वही सेम बात है, ठीक है। ये क्रिएट करता है रीजनेबल डाउट। अब रीजनेबल डाउट का तो पता ही होगा क्रिमिनल केसेज में कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अगर सीरीज से वीडियो देख रहे हो ना तो रीजनेबल डाउट का पता लग गया होगा, व्हाट इज रीजनेबल डाउट, सबसे स्टार्टिंग में वही पढ़ाया था। जो गुड कैरेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली एक्विट नहीं करता है एक्यूज्ड को, ये सिर्फ एक सर्कमस्टांस होती है जो कोर्ट को कंसीडर करनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब क्वालिफाई क्या करता है एज गुड कैरेक्टर एविडेंस, जैसे कि कैरेक्टर का विटनेस क्या क्वालिफाई कर सकता है, जो कम्युनिटी मेंबर है वो टेस्टिफाई करे रेपुटेशन को, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रायर कन्विक्शन, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह जैसे कि, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड, अवार्ड और करियर अचीवमेंट उसका, एम्प्लॉयर टेस्टिमोनियल, ठीक है, रेस्पेक्टेड सोशल रोल्स या फिर रिलीजियस लीडरशिप, ये क्या करती है क्वालिफाई करती है गुड कैरेक्टर एविडेंस को, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब क्वालिफाई करती है, कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, 4-5 चीजें नोट्स में मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस है केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अब केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मेरा सबसे फेवरेट केस होता था, क्योंकि जब मैं 12th के बाद ना 5 साल वाली BA LLB में एडमिशन लेने गया था तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता था उसमें, ठीक है। तो ये एक केस था जो मेरे याद हुआ था, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सबसे पहला यही केस था। इसमें कोर्ट ने कहा था कि गुड कैरेक्टर एविडेंस रेलेवेंट होते हैं अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका BSA का, और वो कंसिडर किए जा सकते हैं। हाउएवर इट कुड नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक एविडेंस जिससे प्रीमीडिएशन शो हो रही हो, ठीक है, मतलब कि प्लानिंग या फिर थिंकिंग अबाउट ए क्राइम कमिट करने से पहले, उसको प्रीमीडिएशन बोलता है, ठीक है। गुड कैरेक्टर रेलेवेंट होता है बट यील्ड करता है टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेरी एविडेंस, आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। इसका मतलब बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि एविडेंस गुड कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिससे प्रूव हो जाए एक्यूज्ड की गिल्ट, तो गुड कैरेक्टर यहाँ पे सेव नहीं करेगा एक्यूज्ड को, ठीक है, इतना इसमें कहा गया है। दिस इज द लीडिंग केस ऑन वेट ऑफ गुड कैरेक्टर एविडेंस, ध्यान रखना, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बाकी
एक दो केसेस और हैं वो नोट्स में मैं डाल दूंगा, अभी के लिए कंटेक्स्ट समझने के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 48। सेक्शन 48 बेसिकली कहता क्या है, विक्टिम का कैरेक्टर या फिर सेक्सुअल हिस्ट्री। विक्टिम की, यहाँ पे विक्टिम की बात हुई है, ठीक है, याद रखना, विक्टिम की कैरेक्टर और सेक्सुअल हिस्ट्री इरेलीवेंट होती है। मतलब कि सेक्शन 48 क्या कहता है, इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65 BNS, ये जितने भी सेक्शन लिखे हुए हैं, और फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस, अटेम्प्ट भी, ठीक है, वेदर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज इन इशू, जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कंसेंट होता है, एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ विक्टिम और ऑफ सच पर्सन्स प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन शैल नॉट बी रेलेवेंट, नहीं होएगा वो, ठीक है, ऑन द इशू ऑफ सच कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट, ठीक है, बताऊंगा। पहले तो जो ऑफेंसेज है वो ये है 64, 65, ये सब सेक्सुअल ऑफेंसेज के बारे में मोस्टली यहाँ पे बात हुई है, ठीक है, और अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ अबव ऑफेंस, ठीक है, इन ऑफेंसेज के बारे में बात हुई है। तो व्हेन द कोर्ट हैज टू डिसाइड वेदर द विक्टिम गेव कंसेंट, रेप केसेज में जैसे कि जब कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि विक्टिम ने कंसेंट दी थी या नहीं, तो विक्टिम का कैरेक्टर या फिर पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री वो यूज नहीं की जाएगी एज एविडेंस टू प्रूव दैट दे कंसेंटेड, ठीक है, ध्यान रखना। इतनी सी बात 48 कहता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ए वुमन हैड ए प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशनशिप, या फिर उसने कंसेंशुअल सेक्स किया था पास्ट में, ठीक है, या फिर उसका ऐसा पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल या फिर रेपुटेशन है, इसका ये मतलब नहीं कि उसने इस बार भी कंसेंट दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक्यूज्ड आर्ग्यू नहीं कर सकता कि सी हैज हैड मैनी रिलेशनशिप बिफोर, उसकी पहले बहुत सारी रिलेशनशिप थी तो इस बार भी उसने कंसेंट दिया है, ठीक है। सी इज ऑफ बैड कैरेक्टर, तो वो एग्री हो गई होगी। सी हैड सेक्स विद अदर पीपल अर्लियर, तो वो रेप क्लेम नहीं कर सकती, तो कोर्ट इग्नोर करेगा ऐसे एविडेंस को, ठीक है, क्योंकि ये इरेलेवेंट होते हैं। सिंपल सी बात है, इतना कौन कहता है, सेक्शन 48 कहता है, ठीक है। अब ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, किस किस की बात की गई है BNS में, ये सारे BNS के सेक्शन है, ठीक है। तो सेक्शन 48 कहता है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑल द अबव सेक्सुअल ऑफेंसेस कंसेंट इज इन इश्यू, तो फॉलोइंग आर कंप्लीटली इरेलेवेंट, ठीक है। कौन कौन से? कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम बिल्कुल इरेलेवेंट होगा, ठीक है, और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस ऑफ द विक्टिम विद एनी पर्सन वो इरेलेवेंट होगा। ये कौन सा सेक्शन कहता है? 48 कहता है। इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मधुकर नारायण मर्दीकर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बेसिकली, इवन इफ ए वुमन हैड मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप इन पास्ट, ठीक है, अगर कोई वुमेन रखती है किसी अपने पास्ट में सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो सी स्टिल हैज़ द राइट टू प्राइवेसी। सही बात है, ठीक है, नो वन कैन वायलेट हर प्राइवेसी, कोई भी नहीं कर सकता। इवन ए सेक्स वर्कर हैज़ राइट टू से नो टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, अगर कोई प्रोस्टिट्यूट भी है ना तो उसको भी राइट है ना कहने का टू ए सेक्सुअल इंटरकोर्स। नो वन कैन फोर्स हर टू हैव सेक्स अगेंस्ट हर विल, ठीक है। तो जजमेंट है ना, ये बेसिस है, मतलब फाउंडेशन है फॉर एडिंग 53A सेक्शन जो IEA का है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं 48, तो प्रिंसिपल यहाँ पे सिंपल है, एवरी वुमेन नो मैटर व्हाट हर पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री इज, एवरी वुमन हैज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस। उसका पास्ट यूज नहीं किया जाएगा, ना किया जा सकता टू जस्टिफाई रेप और टू एज्यूम दैट सी कंसेंटेड, याद रखना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 48 एक्सक्लूड करता है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन, हमने पढ़ा है, बट ये इंक्लूड करता है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद द एक्यूज्ड हिमसेल्फ, ठीक है। कंसेंट अगर प्रीवियसली पहले दी गई होगी इवन टू द सेम पर्सन, ठीक है, वो भी इंप्लाई नहीं करेगी कंसेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द एलिजिड ऑफेंस, ठीक है। अगर कंसेंट पहले सेम पर्सन को दी गई होगी ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बारे भी उसने कंसेंट दी गई है, ठीक है, और वो रेप क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। ये सब पॉइंट है, ये हमेशा हर एग्जाम में आता है, तो एक बार इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन ही आएंगे वहाँ पे, डायरेक्ट तो आपको ये नहीं पूछेगा भाई सेक्शन 48 में ये लिखा हुआ है क्या, ठीक है, सेक्शन ये लिखा हुआ है, ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, ये कोई नहीं पूछता, दिस इज लॉ, ठीक है। बहुत डेप्थ में पढ़ना, बहुत बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या कहता है, बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट इन रिप्लाई, बस रिप्लाई में रेलेवेंट है। किसके? अगर कोई बंदा कहे कि मेरा गुड कैरेक्टर है, ठीक है, तो आप एविडेंस दे सकते हो और प्रूव कर सकते हो कि इसका अच्छा कैरेक्टर नहीं है, इसका बैड कैरेक्टर है, ठीक है, तब बैड कैरेक्टर का एविडेंस रेलेवेंट हो जाएगा, और फैक्ट की एक्यूज का बैड कैरेक्टर है ना वो भी रेलेवेंट हो जाएगा। समझ में ये लिखा हुआ है, इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है, वो भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक जनरल रूल है, आसान भाषा में लिखा हुआ है, प्रीवियस बैड कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज्ड इज इरेलेवेंट, समझ गए, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, अगर एक्यूज पहले प्रोड्यूस करे एविडेंस ऑफ हिज गुड कैरेक्टर अंडर सेक्शन 47, तो प्रोसिक्यूशन रिब्यूट कर सकता है उसको प्रूव करके उसका बैड कैरेक्टर, ठीक है, समझ में यही सेम एग्जांपल है। एक्सप्लेनेशन 1 और 2, अगर बैड कैरेक्टर इटसेल्फ एक फैक्ट इन इशू है तो सेक्शन 49 अप्लाई नहीं होएगा। मान के चलो राहुल फाइल करता है डिफेमेशन केस, ठीक है, एक डिफेमेशन केस फाइल करता है अगेंस्ट
मोहन भाई साहब के। राहुल क्या कहता है, राहुल कहता है कि मोहन ने मेरे को कहा है कि मैं एक हैबिचुअल चोर हूँ, ठीक है, मान के चलते हैं कि मैं एक हैबिचुअल चोर हूँ, ठीक है, ये झूठ है, और मोहन ने मेरे को झूठ कहा है कि मैं एक हैबिचुअल चोर हूँ, ठीक है। मोहन ने क्या रिप्लाई दिया, मोहन ने कहा कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, ठीक है, राहुल एक्चुअली एक हैबिचुअल थीफ है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि राहुल रियली एक हैबिचुअल थीफ है, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल का बैड कैरेक्टर इटसेल्फ एक फैक्ट इन इशू है, ठीक है। तो कोर्ट अलाउ कर सकती है एविडेंस अबाउट राहुल्स प्रीवियस कंडक्ट या फिर रेपुटेशन या फिर कन्विक्शन डिसाइड करने के लिए कि मोहन का स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 49 अप्लाई नहीं होता है, समझ में आ गया, नहीं आया दोबारा सुन लो, ठीक है, क्योंकि कोर्ट डायरेक्टली डिसाइड करेगी राहुल का करेक्टर। इस केस में एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या है, ए प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ ए बैड करेक्टर, मतलब कि एक प्रीवियस कन्विक्शन अगर है, ठीक है, तो वो रेलेवेंट होगा एज एविडेंस ऑफ ए बैड करेक्टर, ठीक है। जैसे मान के चलो राहुल का एग्जांपल लेते हैं, राहुल कन्विक्ट किया गया था 2022 में, ठीक है, 2022 का एग्जांपल लेते हैं, किस केस में, चीटिंग के केस में, ठीक है। तो बाद में कोई दूसरा केस हुआ, कोर्ट को कंसिडर करना है कि राहुल का बैड करेक्टर रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। तो राहुल का 2022 का कन्विक्शन प्रोड्यूस किया जा सकता है कोर्ट के सामने एज एन एविडेंस ऑफ हिज बैड करेक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लो है मोहनलाल वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर ऑफ एक्यूज्ड एडमिसेबल नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जब तक एक्यूज हिमसेल्फ रखता नहीं है गुड करेक्टर को इशू में, तब तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर एक्यूज्ड का एडमिसेबल नहीं है। समझ में, आप प्रोसिक्यूशन कैरेक्टर पे अटैक नहीं कर सकता है गिल्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए, सेक्शन वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एक बार एक्यूज क्लेम करेगा गुड करेक्टर तो प्रोसिक्यूशन यहाँ पे रेब्यूट कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है विद प्रीवियस कन्विक्शन जो कि एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं। समझ में आ, तो ये क्या कहता है 49, जो भी हमने सेक्शन 49 में पढ़ा है वो सारा कुछ कौन सा केस सपोर्ट करता है, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है और लास्ट है सेक्शन 50। सेक्शन 50 बेसिकली कहता है क्या है, सेक्शन 50 बात करता है करेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। मेन रूल क्या है, सिविल केस में अगर पर्सन का करेक्टर अफेक्ट कर रहा है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को, मतलब डैमेजेस जो उनको मिलना चाहिए, तो एविडेंस ऑफ दैट करेक्टर रेलेवेंट होता है। इजी मतलब भी समझा देता हूँ, कभी कभी कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होता है कि डिफेंडेंट लायबल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बचता है कि हाउ मच कंपेंसेशन शुड प्लेंटिफ रिसीव, ठीक है, कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए। तो अमाउंट को डिसाइड करने के लिए कोर्ट देख सकता है पर्सन के कैरेक्टर को, ठीक है, अगर अफेक्ट करेगा कंपनसेशन, अगर वो अफेक्ट कर रहा है कंपनसेशन। 2 एग्जांपल लेते हैं। अब मालविका जी है, बहुत अच्छी रेप्यूटेड बंदी है, अब उसकी गुड रेपुटेशन है सोसाइटी में, तो उसकी रेपुटेशन अच्छी है ना, तो इसलिए मान के चलो कोई बंदा है रवि, ठीक है, अब रवि ने उसे झूठ मूठ में कहा है कि भाई ये तो फ्रॉड है, मान के चलते हैं डिफेमेशन का केस है, तो रवि का जो फॉल्स स्टेटमेंट है ना वो ग्रेटर डैमेज पहुंचा रहा है क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूव भी हो गया है कि मालविका की रेपुटेशन ठीक है, फ्रॉड वगैरह नहीं है। क्या कहा है यहाँ पे, जब कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होता है डिफेंडेंट को लायबल, तो यहाँ पे रवि जी लायबल है, तो जब मालविका को कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में लुक एट द पर्सन्स कैरेक्टर, कोर्ट उस पर्सन के कैरेक्टर को देखेगा, ठीक है, अगर ये कंपेंसेशन को अफेक्ट करेगा तो यहाँ पे जो मालविका का जो कैरेक्टर है ना सिचुएशन में वो काफी अच्छा है, ठीक है, वो रेप्यूटेड बंदी है काफी, तो बिकॉज ऑफ हिज रेप्यूटेशन, उसकी रेप्यूटेशन अच्छी है, तो रवि का फॉल्स स्टेटमेंट से ना उसको ग्रेट डैमेज होगा, बड़ा डैमेज होगा, ठीक है, तो कोर्ट हायर डैमेजेस अवॉर्ड कर सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन हर कैरेक्टर, ठीक है, समझ में आया। सिचुएशन नंबर 2 है, जो मालविका जी है उनकी बैड रेपुटेशन है, जब रवि ने डेफेमेटरी स्टेटमेंट बनाया था तो उसकी रेपुटेशन इतनी बढ़िया नहीं थी, ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट जो था उससे कम हार्म हुआ है, इतना ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है, पहले से इतनी बढ़िया रेपुटेशन नहीं थी, ठीक है, तो कोर्ट यहाँ पे अवॉर्ड करेगा लोअर डैमेजेस। अब इसमें भी क्या किया, इसमें भी उसका कैरेक्टर देखा, तो मालविका का जो कैरेक्टर है ना इन दोनों सिचुएशन में वो रेलेवेंट है क्योंकि अफेक्ट कर रहा है अमाउंट ऑफ डैमेजेस, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसमें डिफिनेशन है कैरेक्टर की, हम पहले पढ़ चुके हैं डेप्थ में, तो ज्यादा कुछ घुसने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर बेसिकली रेपुटेशन प्लस डिस्पोजिशन होता है, ठीक है, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए थ्रू जनरल रेपुटेशन या फिर जनरल डिस्पोजिशन ओनली। स्पेसिफिक एक्ट अगर जो शो कर रहे हैं कैरेक्टर वो अलाउ नहीं होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर प्रीवियस कन्विक्शन, जो कि हमने 49 की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में पढ़ा था, ठीक है। प्रीवियस कन्विक्शंस आप दिखा सकते हो
यूज कर सकते हो और रेलेवेंट होगा टू शो द करेक्टर, बट कोई स्पेसिफिक एक्ट से नहीं पता लगेगा उसका करेक्टर। ठीक है, एविडेंस करेक्टर का दिखाया जाएगा जनरल रेपुटेशन से या फिर जनरल डिस्पोजिशन से। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो ये कहा गया है कि राहुल एक ऑनेस्ट बंदा है। ठीक है, राहुल को जाना जाता है कि वो ऑनेस्ट है। ठीक है, तो जो ये है ना, ये एडमिसेबल है। जहाँ पे करेक्टर रेलेवेंट होगा तो ये एडमिसेबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल रेपुटेशन दिखा रहा है और ये क्या है, ये जनरल रेपुटेशन है। ठीक है, रेपुटेशन दिखा रहा है उस बंदे की। अब स्पेसिफिक एक्ट मतलब कि मान के चलो राहुल, एग्जाम्पल है कि राहुल ने मेरा खोआ हुआ वॉलेट लुटाया था 2022 में, तो वो एक ऑनेस्ट बंदा है। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं होएगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक्ट है, मतलब ये एक स्पेसिफिक एक्ट है। तो ये एविडेंस नहीं है राहुल के जनरल कैरेक्टर का। समझ में आया? इतना सा बताया गया है बस इसमें। ठीक है, बाकी सारा हमने पहले पढ़ ही लिया था, रेपुटेशन क्या होती है, डिस्पोजिशन क्या होती है। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये वीडियो होती है कंप्लीट। अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, देखेंगे कौन सा पढ़ना है। ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो आएगी, क्लिक कर लेना, ये पीपीटी डाउनलोड हो जाएगी। इस वाली लिंक पे क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ये वीडियो जरूर देख लेना, इस प्लेलिस्ट से अपना सारा बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।